हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत सारे रिवीजन पॉइंट्स भी मैं बताया हूँ वीडियो में, तो इन तक जरूर देखना। निश्चित ही आपके हर एक एग्जाम के लिए ये यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट अपना देखते हैं क्विकली रिवीजन कल के क्वेश्चन का। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को। जुलाई 2023 में ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सुभाषीष तालपात्रा। विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 ने भारत ने 11 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड शामिल है। और इराक ने अभी हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट आई है। इसमें भारत व्यापारिक निर्यात के मामले में 18वें स्थान पर है। और तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक या कहें कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन गए हैं एस परमेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अभी डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म के अवशेषों की खोज की है जैसलमेर राजस्थान में। इसके अलावा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के लिए यानी लाभार्थियों के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं अदिति स्वामी। रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किससे बदलने का फैसला किया है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, इनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहीं पर आपको सारी प्रकार की पीडीएफ और क्विजेज वगैरह सब मिलेंगी। पिछली जितने भी मंथली, डेली, वीकली सारी पीडीएफ वगैरह सब यहीं पर मिलेंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ में 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लॉयन डे भी मनाया जाता है। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। एक एक करके जानते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे क्या है? दोस्तों बायोफ्यूल के बारे में, जैव ईंधन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देख लीजिए इधर, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे प्रत्येक वर्ष ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की कोई थीम एग्जैक्टली अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए पिछली वाली ही थीम को ही मान लिया गया है। तो पिछली वाली जो थीम थी, जो 2022 की थी, वो थी बायोफ्यूल फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। ये तो पिछली साल की थी और यही इसी बार भी मान लिया गया है, क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ है थीम। ठीक है, चलो, और होगा भी नहीं, ऐसा मत सोचना कि अभी नहीं अनाउंस होगा, बाद में होगा। इस बार नहीं होगा। ये क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली में दोस्तों, जो परंपरागत जो फॉसिल फ्यूल हैं, उनके ऑप्शन के रूप में जैव ईंधन का यूज किया जाए, बायोफ्यूल का यूज किया जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, भारत सरकार ने E20 का लक्ष्य रखा है। E20 मतलब इथेनॉल 20, यानी हम लोग आने वाले दिनों में 2025 तक अपने जितने भी पेट्रोल और डीजल वाहन होंगे, उसमें जब डलाने जाएंगे अपना फ्यूल, तो उसमें 20% जो होगा वो होगा एथेनॉल। तो ये E20 भारत ने लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि इस E20 को E50 तक में ले जाया जाएगा, यानी जो भी डीजल पेट्रोल आप डलाओगे उसमें 50% होगा एथेनॉल, 50% ही बाकी का फ्यूल होगा, फॉसिल फ्यूल होगा। ठीक है, तो ये दुनिया भर के प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं। अच्छा, ये दिवस जो है, ये सर रुडोल्फ डीजल के द्वारा जो प्रयास किया गया था, रिसर्च वगैरह किया गया था, उनको ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। रुडोल्फ डीजल, आप जानते हो, डीजल की ये खोजकर्ता, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा है डीजल। तो अनुसंधान उपयोगों के लिए इन्होंने क्या किया था? मूंगफली के तेल से एक इंजन चला दिया था। ठीक है, तो मूंगफली के तेल से इंजन ये चला दिए थे। उसके बाद इन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था कि आने वाले दिनों में जो वनस्पति तेल होंगे ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये सुनना ही देरी था कि इसने में तेल के दाम बढ़ने लगे, और उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, तब से आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, केवल दिया जलाने में होता है। चलो, तो ये है अब दूसरा दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे। ठीक है, तो ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस दुनिया भर में शेरों के संरक्षण के लिए और शेरों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये तो है विश्व शेर दिवस। अब हम लोग कुछ और जो प्रमुख दिवस हैं जो इससे रिलेटेड है उनको रिवीजन करते हैं। जैसे ये तो विश्व शेर दिवस हो गया, ऐसे विश्व हाथी दिवस होता है। विश्व हाथी दिवस होता है, दिख रहा है ना? हाँ, विश्व हाथी दिवस होता है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, यानी कि कल मनाया जाएगा। इसके अलावा एक होता है विश्व कुत्ता दिवस, ये भी आता है इसी दिन में, इसी महीने में आता है। विश्व कुत्ता दिवस ये मनाया जाता है 26 अगस्त को, ये भी ध्यान रखना। विश्व बाघ दिवस या कहें टाइगर डे, टाइगर डे या कहें कि बाघ दिवस जो होता है,
बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को, अभी हम लोगों ने पिछले महीने इसको देखा। इसके अलावा आप याद रखना जैगुआर दिवस। क्या? जैगुआर दिवस। जैगुआर दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 नवंबर को। ठीक है, तो देखो लिंक करो। जैसे ये 10 अगस्त हुआ, 10 अगस्त को शेर दिवस, उसके बाद हाथी दिवस 12 अगस्त को, कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। इसके अलावा बाघ दिवस 29 जुलाई को। बाघ दिवस से आप लिंक करोगे जैगुआर दिवस 29 नवंबर को। क्लियर है? याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रमुख दिवस अभी तक के जो आए हैं अगस्त महीने के, उनका रिवीजन करते हैं क्विकली। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए ये है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें होगा कंफ्यूजन। ये योजना अभी हाल ही में दोस्तों शुरू किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। अभी अगर आपको याद हो, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही दिन पहले अभी कर्नाटक सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना शुरू की है, इसी नाम से, सेम नाम से। कर्नाटक सरकार ने भी गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी और तेलंगाना ने भी गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है दोनों का उद्देश्य, पर्पज। तो यहां पर देखिए आर्टिकल है, तेलंगाना गवर्नमेंट एक्सटेंडेड गृह लक्ष्मी योजना। बेसिकली इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, इनकी योजना थी। तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत ये क्या करेंगे? जो एससी एसटी या ओबीसी कम्युनिटी की जो महिलाएं होंगी उनकी हेल्प के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये योजना है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें उनको 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसके तहत अगर वो अपना आवास बनाना चाहती हैं तो वो बना सके, उनको हेल्प मिल सके। तो ये योजना बेसिकली किस पर डेडिकेटेड है? आवास के लिए, खास करके महिलाओं के लिए। जबकि जो मैंने कर्नाटक सरकार वाला बताया था गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत क्या था? ये भी महिलाओं के तहत लिए था, लेकिन इसके तहत क्या था कि 2,000 रुपए प्रति माह जो है ये दिया जाना था। किसके लिए? हेल्प के लिए, वित्तीय सहायता 2,000 प्रति माह के लिए। तो ये आवास के लिए नहीं था, ये आवास बनाने के लिए है। ठीक है ना? चलो अब तेलंगाना आया है। तेलंगाना देखो, तेलंगाना दोस्तों जब ये टूटा था, अलग हुआ था, सबसे लेटेस्ट जब टूटा था, तब ये 29वां राज्य बना था। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाद में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो यानी कि ये यूनियन टेरिटरी हो गए तो एक राज्य कम हो गया, इसीलिए अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। लेकिन ये टूटा था 29वें राज्य के रूप में, ये बात आप याद रखिएगा। तेलंगाना 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। जो के चंद्रशेखर राव हैं, इनकी जो पार्टी है वो टीआरएस पार्टी थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। इन्होंने अपनी पार्टी बदलने की अर्जी दायर की थी और चुनाव आयोग ने बदल दिया, बीआरएस कर दिया है। इनकी पार्टी का नाम अब हो गया है बीआरएस, यानी कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी। ठीक है। तमिलसाई सौंदरराजन जी यहाँ की गवर्नर हैं। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील यहाँ पर है। अच्छा, तेलंगाना जो है इसकी कैपिटल होती है हैदराबाद। तो हैदराबाद याद रखिएगा क्योंकि हैदराबाद से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जैसे अभी हैदराबाद में दोस्तों अभी फार्मूला ई रेस हुआ था। क्या हुआ था? फार्मूला ई रेस हुआ था, याद रखना, भारत में पहली बार हुआ था। हैदराबाद में ही अभी कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की गई, कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की गई, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इन्होंने अभी साहस पहल लॉन्च की थी, साहस पहल, साहस पहल, ये भी आप ध्यान रखेंगे, तेलंगाना की ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? देखो जीआई टैग के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप ध्यान रखा कीजिए। जम्मू कश्मीर के अभी राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को और मुस्क बुदजी चावल को, इन दोनों को अभी जीआई टैग दिया गया है। ये दोनों ही प्रोडक्ट कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं, ये चावल है और ये इसका जो लकड़ी का बना हुआ वुड क्राफ्ट है, यानी लकड़ी का बना हुआ क्राफ्ट है और इसका बड़ा मतलब यूज होता है, बड़ा फेमस होता है ये। तो राजौरी जिले में, जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले में राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट पाया जाता है और अनंतनाग जिले में मुस्क बुदजी चावल पाया जाता है। इन दोनों को दिया गया है जीआई टैग। अच्छा, जीआई टैग के बारे में बताऊं इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुछ जो पुराने जीआई टैग हैं उनका रिवीजन कीजिए। जैसे अगर आपको याद हो तो इसके केसर, जम्मू कश्मीर का केसर बहुत फेमस होता है ना, तो इसके केसर को जीआई टैग मिल चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा गुच्छी मशरूम को भी मिल चुका है, गुच्छी मशरूम को भी मिला था। गुच्छी मशरूम इसी का प्रोडक्ट है, जम्मू कश्मीर का ही होता है, बहुत ही फेमस होता है, तो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा इसकी बसोहाली पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला था कुछ महीने पहले, बसोहाली पेंटिंग। तो ये जो 3 प्रोडक्ट और है ना, इनको भी आप याद रखेंगे। ये प्रोडक्ट हैं कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, जिनको जीआई टैग मिला है। अच्छा, जीआई टैग मैंने आपको बताया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट 1999 के बारे में, तब ये बिल लाया गया था। 2003 में ये बिल जाकर के एक्ट बना। पहला प्रोडक्ट बना दार्जिलिंग की चाय, जिसे जीआई टैग मिला।
रिसेंटली कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिले हैं, जिनका अगर आप रिवीजन करना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। अभी हाल ही में भारत के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, रिवीजन में लगातार आपको कराता रहता हूँ जो पिछले आए रहते हैं। ठीक है, आगे हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत दक्षिण एशिया में किस स्थान पर है? तो देखो, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज में छठे पोजीशन पर है। समझ सकते हो, जो भी बड़े बड़े देश नाम आप सुनते हो ना भारत के आसपास सटे, समझ लो भारत उसमें सबसे लास्ट में है। क्यों है, अभी मैं कारण भी बताता हूं। देखो, इसमें आपको जानकर हैरानी होगी, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भूटान टॉप पर है। इवन भारत जो है पाकिस्तान से भी पीछे रहा करता था। ये तो कहो पाकिस्तान को इस बार भारत ने आगे किया है, क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी फैली हुई है और वहां पर इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। कनेक्टिविटी की बात जान दो, तो यहां पर देखो भूटान जो है ये टॉप पर है, 58% इंटरनेट बेहतर यहां पर कनेक्टिविटी है। बांग्लादेश सेकंड पर है, थर्ड पर है मालदीव, श्रीलंका है फोर्थ पर, नेपाल है फिफ्थ पर और सिक्स्थ पर है अपना प्यारा भारत। हालांकि 43% ही कनेक्टिविटी है, ये नेपाल के बाद है। इसने इस बार जो है पाकिस्तान को पीछे किया है। तो इस रिपोर्ट को इंटरनेट सोसाइटी ने जारी किया है, इंटरनेट रिसाइलियंस इंडेक्स 2023 के नाम से। अब बात समझो क्यों भूटान टॉप पर है, भारत छठे पर कैसे आ गया। देखिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना बहुत ज्यादा डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर, क्राउड पर। अभी एक टावर लगा दिया जाए, क्राउड इतनी ज्यादा हो, मतलब यूजर इतने ज्यादा हो कि बहुत ज्यादा उस पर लोड पड़ेगा, तो वो कनेक्टिविटी या कहें कि उसकी स्लो होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब क्राउड कम होती है तो वो बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाता है। यही कारण है कि भूटान देखो ये टॉप पर है, और वहीं भारत जो है, भारत में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा, आप जानते हो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश आज के टाइम पर बन गया है, तो भारत छठे पोजीशन पर है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत जो है इंटरनेट के मामले में पीछे चल रहा है। भारत में 5G लॉन्च हो चुका है और इन देशों में अभी 5G नहीं है। ठीक है, बाकी के देशों में आप देख रहे होगे। तो किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी केरल राज्य सरकार ने दोस्तों एक अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव के तहत केरल का नाम बदला जाएगा, केरल का नाम बदल करके केरलम किया जाएगा। केरलम, इनका कहना यह है कि मलयालम भाषा में हम लोग केरलम बोलते हैं, तो क्यों ना हम लोग का राज्य का नाम भी हो, यह भी केरलम किया जाए। तो देखिए, इसके लिए विधानसभा में यहाँ की जो असेंबली है उसमें पेश किया गया ये, और पिनराई विजयन जी जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही पेश किया ये बिल। तो मलयालम भाषा में केरलम बोले जाने की वजह से ये किए। साथ ही साथ इसको अब प्रमोट करने के लिए ये क्या करेंगे, ये केरलम 2023, केरलेयम 2023 नाम से एक उत्सव भी आयोजित करेंगे, जिससे विश्व भर में, दुनिया भर में केरल की जो उपलब्धियां हैं उनको बताया जा सके। वाकई में केरल की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखो केरल के बारे में बेसिक जानकारी तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो ये चीजें मैं आज नहीं बताने वाला हूं। अगर हम लोग बात करें तो देखो केरल जो है ये खुद की इंटरनेट सर्विस वाला भी पहला राज्य है। इसके अलावा इसका पोल्लमपारा जो ग्राम पंचायत है, वो मैंने आपको बताया था भारत का पहला पूरी तरीके से 100% डिजिटलीकृत होने वाला गांव ये बना था। वाटर मेट्रो चला करती है, जो कि और कहीं और नहीं चलती है। ठीक है, तो ये वाटर मेट्रो वाला भी पहला राज्य है। अगर आपको केरल से याद हो तो यहाँ के जो पूर्व सीएम थे ओमान चांडी, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने कुफोस नाम से भारत का पहला मत्स्य पालन उद्योग के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया था। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही इसको बताया गया था, कुफोस नाम वाला। इसके अलावा इसने अभी शुभ यात्रा नाम की योजना शुरू की। शुभ यात्रा भी अगर आपको याद हो, मालाबार नदी महोत्सव जो है ये भी अभी आयोजित हुआ। ये कुछ करंट अफेयर के पॉइंट है, आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी स्टैटिक पॉइंट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, भारत का कौन सा जिला जल जीवन सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है? तो भारत का दोस्तों अभी जिला है एक श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का जिला है, आप सब जानते हो, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। तो जम्मू कश्मीर के जिले श्रीनगर जो है ये जल जीवन सर्वेक्षण में टॉप किया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 114 सिटीज को इसने पीछे किया है, और इसमें देखो ये टॉप पर आया है, रैंक 1 पाया हुआ है 83.01 स्कोर के साथ। तो जल जीवन मिशन, अभी जल जीवन सर्वेक्षण जारी किया गया था इसके लिए, और इसमें ये श्रीनगर जो है ये टॉप किया है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, आप सब जानते हो। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन दोस्तों 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक घर तक
खुद का पेयजल वाला सिस्टम जो है उनके तक पहुंचे। आप देख रहे होंगे आजकल आप सबके भी गांवों में टंकी की व्यवस्था लगाई जा रही है, जिससे हर एक घर तक एक नल की व्यवस्था पहुंचे, पानी पहुंचे। तो इसे हर घर जल करके भी प्रमोट किया जा रहा था। इसके तहत 2024 तक का ये टारगेट रखा है कि व्यक्तिगत नल कनेक्शन हो हर एक घर तक। तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीके से जो अप्लाई किया है वो श्रीनगर है, इसीलिए श्रीनगर। आप में से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो मुझसे लगातार पूछते रहते हैं कि कोई जीके की कोई स्पेशल एक बुक बताइए सर, जहां से अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक आई हुई है, ये दिशा पब्लिकेशन की है, जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया। इसमें खास बात यह है कि देखो ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये एक सेक्शन में इंडिया है, जिसमें इंडिया के सारे प्रकार के जीके मतलब हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी वगैरह सब कुछ है। दूसरे सेक्शन में ये वर्ड का सारा कुछ, पृथ्वी से लेकर सब कुछ है। खास बात यह है कि ये पिक्चोरियल माध्यम में है, मतलब पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से डायग्राम कलरफुल ये तरीके से डिजाइन करके, देखो बैकग्राउंड वगैरह में भी सारा कुछ अच्छे तरीके से ये बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और पढ़ने में भी थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होता है। खास बात यह है कि ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। स्टैटिक जीके भी दिए गए हैं, यानी स्टैटिक्स भी आप तैयार कर सकते हैं, साइंस वगैरह भी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इमेजेस वगैरह बना करके तब इसमें एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस किताब को परचेज कर सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की ये है और बुक का नाम है जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया। तो साथियों इसमें 4 सेक्शन में 130 से ज्यादा टॉपिक जो है वो कवर कराए गए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों का लिंक है, आप जिन्हें से भी लेना चाहें तो आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किस एशियाई देश की संसद भंग हुई? तो देखो अभी हाल ही में एशियाई देश है एक पाकिस्तान, ठीक है, दुर्भाग्य से अपना पड़ोसी है, तो इसकी अभी संसद भंग हुई है। इसके पीछे भी बड़ी राजनीति है। यहाँ के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने खुद भंग करने के लिए राष्ट्रपति से अपील की थी, गुहार लगाई थी, और राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने वहां की संसद को भंग कर दिया है। अब देखो भंग करने से क्या हुआ, भंग करने से मतलब कि अब वहां की जो सरकार है, जब संसद भंग हो गई तो मतलब फिर से चुनाव होगा, फिर से सरकार का गठन होगा। आज तक के पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है जो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हुआ हो। यहां पर देखो भंग किसके तहत किया गया, वहां के जो संविधान है, पाकिस्तान का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 58 के तहत। पाकिस्तान की जो संसद है दोस्तों उसको कहते हैं नेशनल असेंबली, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली। वहां पर टोटल सदस्यों की संख्या 342 है, और तो और 342 में केवल 272 जो होते हैं केवल इन्हीं के लिए वोटिंग होती है, मतलब चुन कर आते हैं, बाकी लोगों को अलग तरीके से चुना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं पर मतदान होता है। 272 अपने यहाँ जानते हो, 272 तो मतलब बहुमत के लिए ही चाहिए होता है मिनिमम, मतलब आधा है, 50%। फिलहाल यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यह असेंबली भंग क्यों की गई, क्योंकि ये भी जानने वाली बात है। देखो यहाँ पर बात ये है ना कि असेंबली, यहाँ के जो कानून है ना अटपटा सा, मतलब कैसा बना दिए यार, समझ में नहीं आता। ये लोग ऐसा बनाए कि अगर जब संसद, जब 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाता है जब संसद का, तब अगर पूरा हो जाएगा तो 2 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, 2 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, ठीक है। इमरान खान अभी जेल में बैठे हुए हैं अपोजिशन वाले, ये अभी चाह नहीं रहे हैं चुनाव होना। उसमें दूसरा ये चीज ये भी बताया गया है यहाँ की संविधान में, अगर मान लीजिए 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा होने से कुछ दिन पहले ही संसद अगर भंग हो जाती है, तब 3 महीने का टाइम मिलेगा चुनाव कराने के लिए, 3 महीने का, यानी 3 महीने बाद तब चुनाव होगा। अभी 3 ही दिन बाकी था, 3 दिन पहले ही ये नेशनल असेंबली को भंग कर दिए, संसद को अपने भंग कर दिए, जिससे इनको 3 महीने के टाइम मिल जाए 3 महीने बाद चुनाव कराने का। दूसरी चीज, अभी 3 महीने बाद क्या हो जाएगी, नहीं होगा, क्योंकि ये लोग और एक दांव पेच खेले हैं कि वहां पर जनगणना भी कराएंगे, जनगणना के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक अलग तरीके से जनगणना करवानी है, इसको लेकर के वो और डिले करेंगे। कुल मिलाकर के इमरान खान भाई आप रहो जेल में, ये जो है अभी आपको इतने जल्दी तो आने नहीं देंगे, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड मैप में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या पता, वीडियो तो हमारी हमेशा रहेगी, पाकिस्तान कल को रहे कि ना रहे मैप में। शुरू की गई, अभी हाल ही में शुरू की गई मो जंगल जामी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मो जंगल जामी योजना का संबंध दोस्तों ये है ओडिशा से। देखो मैंने आपको बताया था, जब आपको मो दिख जाए, अमा दिख जाए, तो इसका मतलब समझिएगा ये ओडिशा की बात हो रही है। अगर आपको वाईएसआर दिख जाए या जगन्ना दिख जाए, तो आप समझिएगा कहाँ की योजना है, ये आंध्र प्रदेश की योजना है, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप जान करके थोड़ा सा लगा सकते हो गेस। तो मो जंगल जामी योजना कहाँ का है, ओडिशा का है। उड़ीसा सरकार ने इसे शुरू किया है। बेसिकली जो ओडिशा में जो ऐसे लोग रहते हैं जो वन क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं, मतलब उन पर क्या है कि डिपेंड होते हैं, तो उनके लिए ये है।
मो जंगल जामी योजना, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरी वन भूमि योजना, ठीक है, मतलब जिनकी भूमि वनों में है या वन पर जो डिपेंडेंट है, तो ऐसे लोगों के लिए वन आधारित आजीविका में सहायता करने के लिए ओडिशा सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो अभी ये कब शुरू किया गया? विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अभी मैंने बताया था ना आपको उस दिन 9 अगस्त को, तो उसी दिन ये शुरू किया गया है ओडिशा के द्वारा। ओडिशा आया है तो आप मैप में देख लीजिए। वैसे तो कल भी हमने बात किया था, कल हम लोगों ने इस स्टैटिक फैक्ट की बात की थी, आज हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये मो जंगल जामी है तो याद रखना, यहीं से लिंक कर लेना, मो घर आवास, मो घर आवास योजना भी इन्होंने ही शुरू की थी। इसके अलावा नवीन पटनायक, ये यहाँ के सीएम है, किस पार्टी से हैं? बीजू जनता दल पार्टी से, है ना। और ये अभी दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले ये बने थे, 23 साल 139 दिन तक लगातार ये सीएम रहे हैं, और भारत के इतिहास में पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल वाले ये सीएम हैं, ठीक है, ओडिशा के सीएम बीजू जनता दल पार्टी से। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने ही, अगर आपको याद हो तो ये हॉकी की टीम को स्पॉन्सर करने का मतलब स्पॉन्सर करने की घोषणा की है कि 10 साल तक और स्पॉन्सर करेंगे। तो हॉकी की टीम चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, सभी टीमों को ये स्पॉन्सर करते हैं। ओडिशा सरकार स्पॉन्सर करती है, पहली ऐसी राज्य सरकार है जो किसी टीम को, किसी खेल को स्पॉन्सर कर रही है। दूसरी बात, हॉकी टीम से याद आया, हॉकी विश्व कप भी तो हुआ था, हॉकी विश्व कप भी हुआ था ना जनवरी में अभी, और जीत कौन ले गया? जीत कर कौन ले गया? जर्मनी। 2018 में भी भारत के उड़ीसा राज्य ने आयोजित किया था, और 2023 वाला भी आयोजन ओडिशा में ही किया गया। जर्मनी जो है बेल्जियम को हरा करके जीत लिया खिताब। इसके लिए बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनवाया गया, बहुत ही खूबसूरत, राउरकेला में बनवाया गया बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, ठीक है। तो हॉकी से इतनी चीजें आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो यहीं पर लीसा नाम की एक एआई न्यूज एंकर लॉन्च की गई। न्यूज एंकर ओडिया टीवी के द्वारा लॉन्च किया गया था ना, ओडिशा टीवी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाथी जनगणना 2023 की रिपोर्ट आई है, इसमें किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा बताई गई है? तो देखो, हाथी की अभी जनगणना रिपोर्ट जो आई है, इसमें बताया जा रहा है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जा रहे हैं। एक्चुअली में कर्नाटक के ही वन विभाग ने यह जारी किया है, लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे जितना और किसी राज्य में नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये नहीं पता चल पाया कि देश भर में कितना है, बस ये पता चला कर्नाटक में कितना है, क्योंकि कर्नाटक के ही वन विभाग ने इसे जारी किया। तो इन्होंने क्या बताया कि इनके यहाँ जो है ये 6,395 हाथियों की संख्या टोटल हो गई है, जो कि 2017 में 6,049 थी। अब यानी कि काफी ग्रोथ हुई है। यहां पर औसत घनत्व है 0.34 प्रति वर्ग, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 0.34 हाथी पाए जाते हैं, मतलब 3 किलोमीटर में औसतन एक हाथी तो है ही। जिसमें अगर यहाँ की अगर बात करें बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, बांदीपुर टाइगर रिजर्व आप जानते हो ये कर्नाटक में ही है, तो यहाँ बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा हाथियों का घनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 0.96, यानी कि लगभग एक हाथी तो हर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में पाए ही जाते हैं। तो हाथी की जनगणना ये रिपोर्ट है, याद रखना। हाथी दिवस अभी मैंने शुरुआत में बताया आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बाघों पर एक रिपोर्ट बताया था, टाइगर रिपोर्ट बताया था, टाइगर पर रिपोर्ट बताई थी, और उसमें क्या बताया था मैंने कि उसमें कर्नाटक सेकंड पर है, एमपी है टॉप पर, मध्य प्रदेश जो है ये टॉप पर था, और कर्नाटक जो है उसमें ये सेकंड पर था। ये भी याद रखना, कर्नाटक सेकंड पर उसमें भी था, ठीक है। वो बाघ रिजर्व पर रिपोर्ट आई हुई थी भारत में बाघों की संख्या पर। तो टोटल बाघों की संख्या 3600 है, 3682। हाल ही में किस अफ्रीकी देश की सेना ने तख्ता पलट कर दिया? तो बताइए, तख्ता पलट किसने कर दिया? अभी हाल ही में नाइजर में। कहां पर? नाइजर में। ये देखिए थोड़ा सा गलती हो गई है, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है, नाइजर, ठीक है। नाइजर अलग देश है, यही मैं आज आपको बताने वाला था, और यहां पर देखो मिस्टेक मिल गया। नाइजर जो है, नाइजर ये अफ्रीकी एक देश है, यहां पर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया। एक्चुअली में नाइजीरिया अलग देश है, नाइजर अलग देश है, अभी मैं आपको दिखाता हूं वर्ल्ड मैप में। तो यहां पर देखो कू हुआ है, कू मतलब होता है तख्ता पलट, सैन्य तख्ता पलट। तो वहां की जो सेना थे, सेना का जो जनरल था, कमांडर जनरल अब्दुल रहमान तियानी, इसने खुद को ही प्रेसिडेंट घोषित कर लिया और उसके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया। तो राष्ट्रपति मोहम्मद बैजोम जो है, उनकी सरकार जो है गिर गई है, ठीक है। तो सैन्य तख्ता पलट हुआ है नाइजर में। नाइजर सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है अफ्रीका में। आप यहां पर देखोगे ये अफ्रीका है, अफ्रीका में यहां पर एक देश मिलेगा आपको, नाइजर, ठीक है। नाइजर यहां पर मिलेगा, नाइजीरिया आपको जस्ट इसके नीचे मिल जाएगा यहां पर, ठीक है ना। ये टैगो है, ये बेनिन है, यहां पर नाइजीरिया है। तो ये है नाइजर देश। नाइजर को आप यहां पर देखो, नाइजर ये रहा। इसकी कैपिटल क्या होती है? नियामे,
नियामे इसकी कैपिटल होती है और सीएफए फ्रैंक इसकी क्या होती है, करेंसी होती है। अच्छा एक चीज और, अभी अगर आपको पता हो इथियोपिया यहाँ पर एक देश है, अफ्रीकी देश, यहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, याद है ना, आपातकाल की घोषणा। साउथ अफ्रीका आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ के अभी जोहानसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था, याद होगा ना भाई, याद है, बोलो हाँ याद है। आयोजन किया नहीं गया, किया जाएगा, ठीक है, पीएम मोदी जाएंगे, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी 23-24 अगस्त को किया जाएगा। यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कुछ अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग, जैसे 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, इसमें भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये अभी आयोजित होने वाला है, 19 अगस्त से शुरू होगा और 27 अगस्त तक चलेगा। तो इसमें देखो भारतीय दल का नेतृत्व करने जा रहे हैं नीरज चोपड़ा। आप जानते हो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्हीं की वजह से 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने लगे हैं। तो ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, 19 अगस्त से अभी शुरू हो रहा है। भारतीय दल का अगुवाई ये कर रहे हैं, ठीक है ना, अगुवाई मतलब कि ये फ्लैग वियरर होंगे, ठीक है। चलो ध्वजवाहक जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों में सबसे अधिक लाभ पाने वाला राज्य कौन सा है? तो उसमें है बिहार, बिहार टॉप पर रहा है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश और थर्ड जो है तमिलनाडु रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपको पता है जनधन योजना के तहत बैंक खाते वगैरह खुलाए जा रहे थे और लोगों को लाभ दिया जा रहा था, तो उसके तहत सबसे ज्यादा लाभार्थी बिहार से है। क्लियर है ना? तो ये थे आज के दिन के टॉप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े अच्छे तरीके से। हमारे ई बुक्स वगैरह भी आती हैं, कोर्सेज भी आती हैं, अगर आप लेना चाहो तो एमजेटी ऐप पर जाकर के ले सकते हो। चलिए लास्ट डे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका देख लेते हैं आंसर। बम 9 अगस्त 1945 को जो फेंका गया था जापान के नागासाकी पर, क्या नाम था? फैट मैन नाम था। और लिटिल बॉय जो था ये फेंका गया था 6 अगस्त को। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है, ठीक है, कौन है? नील मोहन, यहाँ पर छुप गया है, कोई बात नहीं। नील मोहन जो है ये यूट्यूब के सीईओ हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, इनमें बताइए। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल का मोटो क्या है ये भी बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए, यहीं पर सारी चीजें मिलेगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।